जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स में आज हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 पढ़ा था, ठीक। और आज हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। देखिए लास्ट क्लास में जब हमने इंडिया पाकिस्तान का वॉर 1965 पढ़ा था, ठीक, तो हमने उसके पीछे का क्रंच देखा था कि वो लड़ाई किस कारण से हुई थी। देखिए कोई भी लड़ाई जो होती है वो किसी न किसी कारण से होती है, ठीक है। कोई ना कोई उसका मेन उद्देश्य होता है जिसके कारण युद्ध होता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो 1965 का युद्ध हुआ था वो कश्मीर के मुद्दे पर हुआ था। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था पाकिस्तान ने कश्मीर पे, जिसके एवज में भारत ने पंजाब पर और उनके ईस्ट पाकिस्तान पर आक्रमण करके कब्जा किया था, जिसके बाद फिर पाकिस्तान को बाद में सीज फायर करके और पीछे हटना पड़ा था। देखिए 1971 का जो वॉर हुआ था, ये इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी वॉर्स हुए हैं उनमें सबसे अलग अगर हम बात करें युद्ध, तो वो इंडिया पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध था वो हुआ था। देखिए इसमें जो युद्ध हुआ था उसके पीछे का कारण कश्मीर नहीं था, ठीक। उसके पीछे का कारण आज का जो बांग्लादेश है, ठीक है, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। जो नाइन ठीक, जो बाद में 1971 के इस युद्ध के बाद ही एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम आज हम बोलते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बनना, ठीक है, और 1971 का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश के रूप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट का निर्माण हुआ था, ठीक। मतलब वर्ल्ड लेवल पर एक नया देश बना था 1971 में बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश 1971 के पहले अगर हम बात करें तो यही बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। वो क्या कहलाता था? ईस्ट पाकिस्तान। देखिए यहां पर आपको मैप में नजर आएगा, ये जो क्षेत्र हुआ करता था ये उस टाइम का मैप है। ये जो आज का बांग्लादेश है ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ईस्ट पाकिस्तान, ठीक। देखिए जब 1947 में अगर हम बात करें 1947 की, 15 अगस्त 1947 को जब दो देश बने इंडिया और पाकिस्तान, ठीक, तो यहां पर जो ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा था ये अगर हम अंग्रेजों के टाइम पर बात करें तो इसको ईस्ट बंगाल कहते थे। इसको कौन सा बंगाल कहते थे? ईस्ट बंगाल। देखिए आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, अंग्रेजों ने 1905 में 1905 में, ठीक, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने क्या किया था, पहले ये बंगाल एक ही हुआ करता था। देखिए बंगाल जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करती थी अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेजों की 1911 से लेकर के पहले तक राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी, मतलब बंगाल, ठीक है। तो बंगाल अंग्रेजों का एपिक सेंटर हुआ करता था 1905 में, ठीक है। उस टाइम के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कुर्जन ने बंगाल को दो भाग में बांट दिया था, ठीक है। और उन्होंने जो तर्क दिया था कि भाई बंगाल को दो भाग में बांटने का कारण इसलिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो सके, बट उनका मेन पर्पस था रिलीजियस तौर पर बंगाल को बांट के, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में कन्फ्लिक्ट को बढ़ाना। क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान, ये जो ईस्ट बंगाल वाला क्षेत्र था यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा रहती थी। और जो आज का जो हमारा वेस्ट बंगाल है, या हम कहें कुछ पार्ट बिहार का और उड़ीसा का, ये सब वेस्ट बंगाल में आता था। तो यहाँ पर हिंदू बंगाली पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी। तो इस कारण से बंगाल का विभाजन किया गया और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में इसको बांट दिया गया। अब 1947 में जब भारत को आजादी मिली, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान दो देश बने, तब जब ईस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में जब वो हुआ, वोटिंग हुई या हम कहें प्लेबेसाइट हुआ, तब उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार किया। मतलब उन्होंने, ज्यादातर जनता ने किसको अपना मुल्क बनाया? पाकिस्तान को। तो उसके बाद से 15 अगस्त के बाद ये हिस्सा क्या बन गया? ईस्ट पाकिस्तान, ठीक। ये हिस्सा क्या बन गया? ईस्ट पाकिस्तान। तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के टोटल 5 प्रोविंसेस हुआ करते थे। एक
जो 4 प्रोविंसेस इनके वेस्ट पाकिस्तान में आज की डेट में भी मौजूद हैं, जिसमें आता है आपका सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पंजाब। ये 4 प्रांत हैं। और ये जो 5वां प्रांत हुआ करता था, ये हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक। अब ऐसा क्या हुआ 1971 के युद्ध में कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आज का बांग्लादेश कहलाने जाने लगा। मतलब ऐसा क्या हुआ वहां के लोगों का पाकिस्तान में, जिन्होंने शामिल होने का फैसला किया था एक समय पर, एक समय ऐसा क्या आ गया या क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि वो अपने ही देश के खिलाफ हो गए। वहां के लोग अपने ही देश के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के ही खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। ठीक, मतलब एक तरीके से रिवॉल्ट कर दिया। ठीक। तो ऐसी क्या चीजें हुई जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ अब रहने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि भाई हमें एक अलग देश बनाया जाए, और यहां पर जो बांग्ला रहते थे उन्हीं के नाम पर देश का नाम पड़ा बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश। अब देखिए, हमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी वॉर पढ़नी है तो उसके पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि देखनी है, बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं कि भाई युद्ध हुआ क्यों। भाई भाई अब जब ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर था, भाई देखिए ये बांग्लादेश का हिस्सा जो था ये ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक, तो मतलब यहाँ तो मैटर पाकिस्तान के अंदर का था, यहाँ बाहर का तो कोई मैटर था नहीं। तो यहाँ पर इंडिया कैसे इन्वॉल्व हो गया इस युद्ध, और ये युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे हो। भाई पहले तो ये युद्ध जो चल रहा था वो पाकिस्तान की जो सरकार और सेना और ईस्ट पाकिस्तान के जो विद्रोही थे उनके बीच चल रहा था। तो फिर इसमें इंडिया कहां से पिक्चर में आ गया। ठीक। तो यहां पर हमें ये डिटेल में समझना होगा पूरे इस वॉर को कि भाई इंडिया इसमें बीच में क्यों आया, और बाद में ये वॉर इतनी ज्यादा एक्सेलरेट क्यों हुई, और इंडिया को क्यों दूसरे देश के मैटर पर बोलना पड़ा। ठीक। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि और इसका कारण। देखिए, आपको ये याद रखना है, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। ये आपको याद रखना। ये जो युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ, 3 दिसंबर 1971 को ये युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध समाप्त हो गया। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके 93,000 सैनिक जो है वो वॉर ऑफ प्रिजनर बन गए, और उन्होंने फिर अपनी हार स्वीकार करी और घुटने टेक दिए और ईस्ट पाकिस्तान पर अपना अधिकार छोड़ दिया। और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो आगे चल करके फिर क्या बन गया, आज का बांग्लादेश बन गया। ठीक है, आज का बांग्लादेश बन गया। तो ये युद्ध जो चला वो 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चला 1971। अब मैंने आपको बताया हमें इसके बैकग्राउंड देखने की, इसका क्या कारण रहे। देखिए 1947 में मैंने आपको बताया, जब 1947 में इंडिया का डिवीजन हुआ, मतलब जो इंडिया है उसका विभाजन हुआ। ठीक। तो जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, जो वर्तमान में जो उस टाइम पर पूर्वी बंगाल कहलाता था, मैंने आपको बताया था उस टाइम पर इस हिस्से को क्या कहते थे, ईस्ट बंगाल। तो ये जो जो पाकिस्तान था, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, मैंने आपको बताया 1947 में। इसके बाद हुआ क्या, अब देखिए जो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, यहां पर जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, वो बेसिकली आपके बंगाली लोग हुआ करते थे, क्योंकि ये बंगाल का क्षेत्र था। ठीक है, तो यहां पर लोग कौन से हुआ करते थे, बंगाली हुआ करते थे। ठीक है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो आज का पाकिस्तान कहलाता है, यहां के लोगों की भाषा और संस्कृति ये सब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से अलग अलग थी। देखिए, भले ही पाकिस्तान का ही पार्ट थे, चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो या ईस्ट पाकिस्तान हो, लेकिन दोनों में कल्चर तौर पर, ठीक है, या लैंग्वेज के तौर पर, भाषा के तौर पर दोनों में बहुत विभिन्नता थी। ठीक है, देखिए जब भी कभी दो हिस्सों के बीच में अगर भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर अगर कुछ मतलब आपस में भिन्न होती हैं, तो उनके बीच में टेंशन होना वाजिब बात होती है। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, इनकी भाषा और संस्कृति जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से अलग थी।
ठीक है। अब इसके अलावा जो वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये पाकिस्तान में रूलिंग क्लास हुआ करता था। मतलब वेस्ट पाकिस्तान के जो भी होते थे वही रूलिंग क्लास हुआ करते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब जिनका भाषा या कल्चर की अगर हम बात करें वो अगर अलग अलग है, तो इन्होंने क्या किया, ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, यहां पर इन्होंने डेवलपमेंट के काम बहुत कम किए। मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ की सरकारों ने जो वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था उसमें ज्यादा डेवलपमेंट किया। ठीक है। और जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था उसको पॉलिटिकली भी अगर हम बात करें और इकोनॉमिकली भी, दोनों ही तरीके से बिल्कुल डाउन रखा। मतलब देखिए, कोई भी देश में विद्रोह तभी होता है जब आप उस क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि भाई अन्याय करने वाला कभी ना कभी बोलेगा। और यही ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा था। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे ये जनरली रूलिंग क्लास हुआ करते थे। अब ये क्या करते थे, सारी सुविधाएं जो है वो अपने वेस्ट पाकिस्तान के लिए रखते थे। ये ना तो उनको आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहे थे और ना ही पॉलिटिकल तौर पर। तो उनको क्या कर रहे थे, धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे, उनको कमजोर कर रहे थे। अब देखिए, जब ये सब चीजें हो रही थी तब जाहिर सी बात है कि ये जो डिफरेंस हो रहा है कि भाई वेस्ट पाकिस्तान पे तो आप सारा खर्चा कर रहे हैं और ईस्ट पाकिस्तान को आप पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या चाहता है आपस में, जो इनके बीच में रिफ्ट यहां से शुरुआत, यहां से रिफ्ट क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। भाई जो असंतोष था, क्योंकि ये भेदभाव हो रहा था ना। भाई आप जितना भी सुविधा है, भाई अगर हम आपका पार्ट हैं, भाई ईस्ट पाकिस्तान किसका पार्ट था, पाकिस्तान का ही पार्ट था। अगर हम आपके पार्ट हैं तो आपकी जिम्मेदारी हमारे तरफ भी बनती है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो चाहे आर्थिक तौर पर हो, आपको हमें रिप्रेजेंटेशन और हक देना है। लेकिन आप क्या कर रहे थे कि आप पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहीं पर सारी चीजें कर रहे हो और ईस्ट पाकिस्तान को कुछ दे नहीं रहे हो। तो ये जो असमानता हुई और ये जो भेदभाव हुआ, इसके कारण पूर्वी भारत, पूर्वी पाकिस्तान में, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली लोग थे, ठीक है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं बंगाली लोग, इन लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष और विद्रोह आ गया। क्योंकि भाई आप एक बात समझिए ना, भाई आपकी सरकार आपकी है, अब आप हम पर भी तो ध्यान दीजिए। लेकिन आप हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे, ना आर्थिक तौर पर राजनीतिक तौर पर। तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पर बंगाली लोग रह रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने इस बात का विरोध किया। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर असंतोष आया। ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो इससे हुआ क्या। देखिए, अब जब असंतोष आया तो जाहिर सी बात है ईस्ट पाकिस्तान के लोग, जो बंगाली लोग हैं, वो विरोध करेंगे। अब जब वो विरोध करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों ही वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया, आपस में रिफ्ट शुरू हो गया। मतलब कि दोनों में आपस में क्या शुरू हो गया, तनाव शुरू हो गया। चाहे वो पॉलिटिकल हो या कास्ट बेस पे हो, किसी भी बेसिस पे हो। ठीक। तो वो क्या होने लगा, धीरे धीरे इन लोगों में आपस में रिफ्ट बनने लगी। ठीक, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक। अब यहां पर जो हुआ, अब देखिए जब ये अन्याय हो रहा था, ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत ज्यादा असंतोष व्यक्त किया, विरोध व्यक्त किया। और उन्होंने इवन अपने आंदोलन के लिए, देखिए जाहिर सी बात है जब आप सरकार के खिलाफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप आंदोलन करेंगे। तो ऐसे ही ईस्ट पाकिस्तान में भी आंदोलन चल रहा था। ठीक है। और जब ये आंदोलन चल रहा था तब इस टाइम पर इन्होंने क्या किया, बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बंगाली लोग, चूंकि बंगाली लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो बंगाली लोगों ने अपना एक स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया कि भाई हमें इंडिपेंडेंट होना है। और इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान से और ज्यादा राइट्स की मांग करी। मतलब देखिए, पहले इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, पाकिस्तान की केंद्र सरकार के खिलाफ, और उनको अधिक स्वतंत्रता, मतलब कुछ अधिक फ्रीडम, और इसके अलावा, ठीक है, स्वतंत्रता की मांग करने लगे। मतलब वो इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे कि भाई हमें आपसे इंडिपेंडेंट होना है वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक है। और इसके लिए इनका बड़े लेवल पर क्या शुरू हो गया, रिवॉल्ट शुरू हो गया। भाई ऑब्वियस सी बात है आंदोलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको क्या करना था, अब आजाद होना था।
भाई जब आप हम पर ध्यान नहीं दे रहे, जब आप हमें पैसा नहीं दे रहे, जब हम हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो फिर हम आपके साथ क्यों रहेंगे, हम आपका पार्ट क्यों बने? हमें क्या बनना है, एक अलग पार्ट बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से हो क्या रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है, ठीक है, वो अलग हो दिखा दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या, तो इसके कारण हुआ क्या, आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक सेना बनाई। देखिए ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने, बंगाली लोगों ने एक अपनी सेना बनाई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। ये आपको नाम याद रखना है, मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना बनाई, किसने, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने। ठीक है, और ये एक ऐसी सेना थी जिसमें बंगाली फोर्सेस हुआ करती थी, और यहाँ के लोकल लोग भी मुक्ति वाहिनी में शामिल हुए थे। ठीक है, मतलब मुक्ति वाहिनी एक ऐसा सैन्य की वो बनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वाले ही नहीं थे, जबकि आम नागरिक भी इसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक, और इन्होंने ही क्या किया था, पश्चिमी पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था, इसकी सेना से लोहा लेना किसने शुरू किया, मुक्ति वाहिनी। ठीक, तो आपको याद रखना है, मुक्ति वाहिनी एक सैन्य संगठन बनाया गया। ठीक है, इन्होंने अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए ये चीज बनाई गई, और पश्चिमी पाकिस्तान से डायरेक्ट डायरेक्ट एक तरीके से कहा जाए डायरेक्ट लड़ाई के लिए मुक्ति वाहिनी बनाई गई। अब ये सब जो रिफ्ट है ये चलता रहा आपस में। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में। अब हुआ क्या, 1970 की बात है, 1970 की बात है। देखिए उस टाइम पर हुआ क्या कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहां पर आम चुनाव हुए। ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहां पर क्या हुए, जनरल इलेक्शन। कब हुए, 1970 में। अब इसमें यहां पर एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था आवामी लीग। ठीक, एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था आवामी लीग, और इस पार्टी के जो, ठीक है, इस पार्टी के जो लीडर थे, ठीक है, आवामी लीग जो बनी थी 1970 में, तो 1970 में ये जो आवामी लीग के लीडर थे, इनका था नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, तो 1970 में, 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, और आवामी लीग के नेता हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान। इनको फुल मेजोरिटी मिली, आवामी लीग को क्या मिली, फुल मेजोरिटी मिल गई। और देखिए ये आवामी लीग जो थी, ये शुरुआत से डिमांड कर रही थी कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और वही पार्टी 1970 में कहा आ गई, सत्ता में आ गई, क्योंकि भाई पब्लिक ने उनको वोट दिया। इसका मतलब हुआ क्या कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो आम नागरिक थे, वो भी अब पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि भाई उन्होंने उस पार्टी को सपोर्ट किया जो चाह रही थी कि पाकिस्तान से अलग होकर के एक इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए। तो आवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनकी पार्टी चुनाव जीत गई थी, फुल मेजोरिटी मिल गई। ठीक, ठीक, लेकिन जब ये, भाई जाहिर सी बात है ये लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आए शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, इसने इनको नेता मानने और इनको नेता बनने से रोक दिया। मतलब कि इनको एज अ लीडर स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो पाकिस्तान के किसी नेता को देश का शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, मतलब मेजोरिटी आने के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान तैयार नहीं था नेता मानने के। ठीक है, इससे क्या बना, इससे इन लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया। ठीक, देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से चल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान का विद्रोह कर रहे थे। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पर 1970 में चुनाव हुए, और 1970 के चुनाव में आवामी लीग जीत के आ गई, पूरी मेजोरिटी मिल गई, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उनको लीडर बनने नहीं दिया।
वेस्ट पाकिस्तान ने लीडर बनने नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद क्या होगा, आपस में रिफ्ट और ज्यादा बढ़ेगी। अब हुआ क्या कि इसी टाइम पर चूंकि पाकिस्तानी सेना ने चुनावी परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, और पाकिस्तान के जो ये वेस्ट पाकिस्तान, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि लोगों ने अब जिता दिया, अब उनको ये समझ में आ गया कि अब यहाँ के लोग भी हमारे साथ नहीं है। तो जो पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान की जो आर्मी थी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के आम लोगों के साथ भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा आप वेस्ट पाकिस्तान ने क्या क्या किया था। ठीक, तो ये हुआ क्या कि अत्याचार शुरू करने लगे। अब इसके जवाब में जब ये वेस्ट पाकिस्तान इतना अत्याचार करने लगा, तो इसी टाइम पर ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, इन्होंने 25 मार्च 1971 को, 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषित कर दी। मतलब उन्होंने बांग्लादेश को क्या कर दिया, स्वतंत्रता घोषित कर दी 25 मार्च 1971। ठीक है, कि मतलब अब हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, अब हमारा एक अलग देश होगा, वो है बांग्लादेश। ठीक, तो शेख मुजीबुर रहमान ने यह काम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना एक तो रिजल्ट मानने को तैयार नहीं थी, जो रिजल्ट आए थे, और ऊपर से उनके लोगों पर अत्याचार भी शुरू कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हुआ क्या, जैसे ही 25 मार्च 1971 को जब शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, तब अगले ही दिन, भाई देखिए वेस्ट पाकिस्तान के लोग अब चुप तो बैठेंगे नहीं, भाई उनके देश को बटा जा रहा है, इनका देश क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, उनका एक पार्ट, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात को मानेंगे नहीं। तो 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को, ये याद रखिएगा, 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा, वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा। ठीक, तो इन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्च लाइट। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन सर्च लाइट किसने लॉन्च किया था, 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने शुरू किया। ठीक, और जिसके तहत जितने भी बांग्लादेशी थे, ठीक है, जितने भी बांग्लादेशी थे, उनके ऊपर लगातार अत्याचार करना शुरू कर दिया। मतलब जो भी इस आवामी लीग को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट कर रहे थे, उनको मारना शुरू कर दिया। एक तरीके से कहा जाए तो एक टाइम तक आते आते जो अपना क्या कहते हैं, ढाका था, सिलहट था, इनके यहाँ पर क्या हो गए, लाशें जो हैं वो सड़क पर मिलने लगी। मतलब वहां की नदियां जो है, मिट्टी जो है वो लाल होने लगी, क्योंकि इतना ज्यादा पाकिस्तानी सेना ने उन लोगों पर अत्याचार किया था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, देखिए जब वहां पर बांग्ला लोगों पर अत्याचार हो रहा था, तब उस टाइम पर बंगाली लोग भारत की तरफ भागे। देखिए जाहिर सी बात है, जान बचाने के लिए इंसान कहां भागेगा, भारत की तरफ भागेगा। ठीक है, तो भारत में शरण लेने के लिए लाखों बांग्लादेशी किधर आ गए, भारत की ओर आ गए। अब जब ये वेस्ट बंगाल की तरफ आए, तभी से भारत क्या हो गया, इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि वहां से निकल के भाग के लोग किधर आए, इंडिया में आए। ठीक है, खास तौर पर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहां पर क्या होने लगा, धीरे धीरे अब इंडिया पर भी बोझ बढ़ने लगा। भाई लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो इससे किस पर बोझ पड़ेगा, इंडिया पर बोझ पड़ेगा। ठीक, अब इसके लिए हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो उस टाइम पर देखिए 1971 के युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की क्या थी, भारत की प्रधानमंत्री थी। अब जाहिर सी बात है, ठीक है, तो जब देखिए वेस्ट बंगाल, देखिए लोग यहां से भाग के किधर आ रहे थे, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। अब लोग जब यहाँ बसेंगे, तो जाहिर सी बात है इतने सारे शरणार्थी आएंगे, तो उनको भोजन भी चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो उस वक्त राज्य की जो वेस्ट बंगाल की सरकार थी, ठीक है, उस वक्त जो वेस्ट बंगाल की सरकार थी, उन्होंने इंदिरा गांधी से मदद मांगी दिल्ली में, किसके लिए, खाने और पानी के लिए। क्योंकि भाई इनके यहाँ क्या हो रहे थे, लोग बढ़ते जा रहे थे, तो शरणार्थियों का जो
बोझ बढ़ता जा रहा था, उसके लिए राज्य ने उसी टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और उनकी सरकार से भोजन और शेल्टर, शेल्टर मतलब घर, खाना पानी और भोजन, इनकी सहायता की अपील की। ठीक। अब इससे क्या हुआ, ठीक है, अब इससे हुआ ये कि अब इसमें क्या हुआ, देखिए अब इस टाइम पर हो क्या रहा था कि पाकिस्तान की जो सेना थी वो लगातार यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रही थी, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था। अब हुआ क्या, अब भारत को ये लगा कि नहीं भाई अब हमें इंटरवीन होना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सैनिक, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया और इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। तो भारत इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। ठीक, क्योंकि वो ये पक्ष में था कि भाई लोगों पर अत्याचार हो रहा है और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। देखिए भारत हमेशा से क्या रहा है, अगर आप देखें तो हमारी डेमोक्रेसी की तारीफ आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती है। तो कहीं पर भी अगर डेमोक्रेसी पर आक्रमण होता है तो हम उसके विरोध में ऑटोमेटिकली खड़े होते हैं। तो यहां पर भी यही हो रहा था भाई। ईस्ट पाकिस्तान में जब 1970 में शेख मुजीबुर रहमान को चुन करके लोगों ने आपको फैसला बता दिया, तो फिर क्या जरूरत थी आपको उस फैसले को नहीं मानने की। भाई जनता ने तय कर दिया ना कि उनको कौन सी सरकार चाहिए। अब आपने उस सरकार को, उनको सरकार में आने नहीं दिया और ऊपर से अत्याचार शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि भारत को तो इंटरवीन करना था, क्योंकि शरणार्थी भी बहुत सारे भारत में आ रहे थे। ठीक है, तो भारत को इंटरवीन करना था। तो इस तरीके से भारत जो था वो इस पाकिस्तान के युद्ध में शामिल हो गया। ठीक, और युद्ध की शुरुआत हो गया या युद्ध का शंखनाद हुआ 3 दिसंबर 1971 को। डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो चूंकि जो बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस का रिवॉल्ट था या स्वतंत्रता आंदोलन जो था, उसके समर्थन में भारत ने क्या किया था, हस्ताक्षर भी कर दिए थे। ठीक है, कि हम बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थन करेंगे। ठीक, और अपनी दोनों सेना, देखिए अब जाहिर सी बात है कि अब भारत ने क्या किया, अब भारत ने अपनी आर्मी भेजना शुरू किया। अब इन्होंने अपनी आर्मी का कुछ हिस्सा कहां भेजा, पूर्वी में, और कुछ हिस्सा कहां भेजा, वेस्टर्न पश्चिमी में। ठीक है, तो कुछ हिस्सा पूर्वी में भेजा और कुछ हिस्सा कहां भेजा, पश्चिमी में भेजा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय सेना अब आ गई थी। ठीक है, अब भारतीय सेना ने अभी जो ईस्ट पाकिस्तान है, मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर के पाकिस्तानों के सेना के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ हुआ। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक समन्वय अभियान चलाया। देखिए चूंकि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के हालात मुक्ति वाहिनी को पता थे, तो भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी से क्या हुआ, इन दोनों ने मिल करके क्या किया, अभियान चलाया। ठीक है, और जो पश्चिमी क्षेत्र था, जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, यहाँ पर भी पंजाब और कश्मीर से क्या हुआ, भारतीय सेनाएं जो है वो आगे बढ़ने लगी। ठीक, अब हुआ क्या इसमें, तो देखिए अब देखिए जब इसमें बहुत ज्यादा वो होने लगा और पाकिस्तान की मार ईस्ट पाकिस्तान में भी पड़ी और वेस्ट पाकिस्तान भी उनका खतरे में आ गया, तब फाइनली 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को युद्ध विराम करना पड़ा। ठीक है, और उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरीके से 1971 का युद्ध भारत ने जीता। ठीक है, और बहुत बुरी तरह हराया था। पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिक जो थे वो बंधक के रूप में, मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में। क्लियर हुआ यहां तक सारी चीजें। ठीक, अब देखिए परिणाम मैंने जैसा आपको बताया, 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान, उस टाइम पर इनके मार्शल लॉ, ठीक है, देखिए पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर, देखिए इस टाइम पर जो पाकिस्तान था, इसके यहाँ पर जो सेना के कमांडर थे, ठीक है, जो सेना के कमांडर थे, ठीक है, उनका नाम था
जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, ठीक है, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए थे। ये आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, ये ठीक है, ये आपको जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये कौन है? ये है लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, ठीक है। तो ये आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी जो है, ये जिस चीज पर सिग्नेचर कर रहे हैं, ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, ठीक है। तो फाइनली 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हुआ, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, क्लियर। और ये पाकिस्तान की तरफ से सिग्नेचर किसने किया था? ये आपको याद रखना है, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, ठीक है, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के 93,000 सैनिक, 93,000 जो आर्मी पर्सनल थे, पाकिस्तानी सैनिक थे, इनको पकड़ लिया गया था भारत के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने बाद में समर्पण पत्र पर जब हस्ताक्षर करने के बाद इनको वापस भेज दिया गया, ठीक है। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था ना, ये पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। उनको बहुत ज्यादा मजबूरी में आकर के भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़े। देखिए, कोई भी देश की सेना जब दूसरे देश के व्यक्ति के सामने जब घुटने टेकती है, तो उसका ह्यूमिलिएशन का लेवल अलग होता है। और इसके बाद से पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि हम भारत से डायरेक्ट जंग में नहीं जीत सकते, और तभी से ये घुसपैठ, आतंकवाद, ये बड़े लेवल पर बढ़ा। देखिए, 1971 में पाकिस्तान की हार के बाद से जो टेररिज्म था, ठीक है, जो हमने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में जो प्रॉब्लम्स देखी, ये 1971 से शुरू हुई। ये किससे शुरू हुई? 1971 से, ठीक। समझ में आया आपको ये सारी चीजें? ठीक। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हम आगे उसमें देखेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया था भारत और पाकिस्तान का जब 1965 का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पर जो एग्रीमेंट साइन किया गया था वो ताशकंद एग्रीमेंट था, जो उस टाइम के तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, वहां पर सिग्नेचर किया गया था। अब 1971 के युद्ध का जब युद्ध विराम हुआ, तो यहां पर भारत में भी एक समझौता हुआ, ठीक है। 1971 का जो समझौता हुआ था, वो हुआ था शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट। देखिए, इस टाइम पर भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पर अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान को जो है उनको शिमला बुलाया था, ठीक है, समझौता करने के लिए, ठीक है, कि मतलब अब जो ये लड़ाई वड़ाई जो होनी थी वो सब हो गई, अब हमें आपस में शांति बना के रखनी चाहिए। और उस टाइम पर भारत की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी वो हुआ करती थी इंदिरा गांधी। और शिमला एग्रीमेंट में अगर साइन करने वाले पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें, तो जो पाकिस्तान की तरफ से थे वो उनके राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। आपने पाकिस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना होगा, बेनजीर भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो उनके पिताजी थे, बेनजीर भुट्टो, ठीक है। और अभी उनके बेटे पाकिस्तान की वर्तमान सरकार में जो मंत्री भी हैं, ठीक है, बिलावल भुट्टो, ठीक है, तो बिलावल भुट्टो जो हैं, ठीक है, वो उनके बेटे हैं। और जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी कौन? बेनजीर भुट्टो, ठीक। तो जुल्फिकार अली भुट्टो भारत, सॉरी, पाकिस्तान की तरफ से थे, और भारत की तरफ से कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इन दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, 1972 में, आपको ये याद रखना है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे शिमला एग्रीमेंट के बारे में। तो अभी तक की कहानी आपको समझ में आई, क्यों युद्ध हुआ, क्या कारण था? तो कारण क्या बना? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का क्या बना? बांग्लादेश बना, ठीक। तो अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था 1971 का, ये
हुआ था 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक। ठीक है, तो ये जो युद्ध चला वो कितने दिन चला? अप्रोक्सीमेटली 13 दिन। 13 दिन के बाद फिर पाकिस्तान ने क्या कर लिया? अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक, और इससे क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट नेशन वर्ल्ड की पिक्चर में आया, जो आज का क्या कहलाता है? बांग्लादेश। ठीक, तो बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, और ये इसका रोल बताता है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध का क्या रोल। ठीक है, जिससे कौन बना? एक इंडिपेंडेंट नेशन बना बांग्लादेश। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें इनका बैकग्राउंड पढ़ना है। बैकग्राउंड क्या कारण था? तो बैकग्राउंड में हमने पढ़ा पार्टीशन ऑफ 1947। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, ईस्ट पाकिस्तान, देन कॉल्ड ईस्ट बंगाल, बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस टाइम पर जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वो उस टाइम पर क्या था? ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान बना, ये जो ईस्ट बंगाल था, ये किसने इसने किसके साथ शामिल होने का फैसला किया? तो पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये क्या होने लगा? पाकिस्तान, वो उस टाइम पर क्या कहलाता था? ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो अब क्या कहलाता है? ये बांग्लादेश। उस टाइम पर, जिस टाइम पर बांग्लादेश नहीं बना था, तब ये कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक, तो ये हुआ। इसके बाद बात करें लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिवीजन। मैंने आपको बताया था कि चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो, इनमें आपस में भाषा के आधार पर, कला के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इनमें बहुत ज्यादा फर्क था। मतलब वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, उनके कल्चर लैंग्वेज का जो था, और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जिनका कल्चर और लैंग्वेज अलग था। ठीक है, तो ये भी एक रिफ्ट का एक कारण बना। ठीक, इसके अलावा बात करें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ईस्ट पाकिस्तान वाज मार्जिनलाइज्ड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बाय वेस्ट पाकिस्तान। देखिए, अब वेस्ट पाकिस्तान ने क्या करने लगा? इनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अत्याचार कैसे शुरू कर दिए? कि भाई इनको ना तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाने लगा, ठीक है, इवन आर्थिक तौर पर भी अगर हम बात करें, तो इन्होंने जितना पैसा वेस्ट पाकिस्तान पे खर्च किया, जितना डेवलपमेंट वेस्ट पाकिस्तान पे किया, उतना ईस्ट पाकिस्तान में नहीं किया। मैंने आपको बताया था, ईस्ट पाकिस्तान में उतना नहीं किया। ठीक, इसके अलावा बात करें डिसकंटेंट एंड ओपोजिशन। दिस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन led to the growing discontent and opposition among the Bengali people in East Pakistan. अब देखिए, जो जिस तरीके का भेदभाव और जो असंतोष हो रहा था, वो इसीलिए हो रहा था कि भाई यहाँ भेदभाव चल रहा है। ठीक, तो भेदभाव चल रहा है कि भाई आपने वेस्टर्न पाकिस्तान के लिए तो सब कुछ रखा हुआ है, और ईस्ट पाकिस्तान को आप कुछ दे नहीं रहे हो। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि लोग जो होने लगे, वो क्या होने लगे? अनसेटिस्फाइड और आंदोलनकारी होने लगे। ठीक, इसके अलावा बात करें East Pakistan crisis. The roots of this conflict lay in the political and ethnical tension between East Pakistan, now Bangladesh, and West Pakistan, present day Pakistan. देखिए, हुआ क्या? मैंने आपको बताया, जो इस संघर्ष जो संघर्ष चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये अब किसके किसके बीच में हो रहा था? जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे और वेस्ट पाकिस्तान के लोग। ठीक है, इनके बीच में हो रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या? इससे होगा क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गया? धीरे धीरे क्या होने लगा? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। इसके बाद बात करें बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब देखिए, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को यह समझ में आ गया कि भैया ये वेस्ट पाकिस्तान वाले हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं, ना तो ये हमें आर्थिक तौर पर मजबूत होने देंगे, और राजनीतिक तौर पर भी हमको रिप्रेजेंटेशन ये नहीं देंगे। तो इसी कारण से उन्होंने तय किया कि अब हमें इनके साथ रहना ही नहीं है, और इनसे हमें आजादी चाहिए। इनसे हमें आजादी चाहिए। किससे? वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो वेस्ट पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब जो केंद्र सरकार है पाकिस्तान की, उनसे सबसे पहली बात तो ठीक है, ग्रेटर ऑटोनॉमी, मतलब इन्होंने क्या किया? डिमांड करी। वेस्ट पाकिस्तान के सामने क्या करी? डिमांड करी कि हमको जो है एक तरीके से कहा जाए ग्रेट ऑटोनॉमी, और इवेंचुअली इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट इन वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और इसी मूवमेंट को कहा गया गया बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक, तो बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट इसको कहा जाने लगा। ठीक, इसके बाद बात करें, अब इन्होंने एक सेना बनाई। मैंने आपको बताया था मुक्ति वाहिनी। ठीक है, तो मुक्ति वाहिनी, जहां पर कौन कौन हुआ करते थे? बंगाली लोग हुआ करते थे, मिलिट्री पर्सनल हुआ करते थे,
और इवन सिविलियंस भी हुआ करते थे। ठीक, देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएंगे तो आम आवाम भी आपके खिलाफ होगी। तो इसी तरीके से वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ वहां की आम जनता भी किसमें जुड़ रही थी, मुक्ति वाहिनी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था आग में घी डालने का काम कब हुआ, 1970 में जब जनरल इलेक्शन हुए। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान के ही एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो आवामी लीग के क्या हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे। तो जो आवामी लीग के लीडर हुआ करते थे तो उनको क्या हुआ, जब इलेक्शन हुआ तो उनको क्या मिल गई, क्लियर मेजोरिटी मिल गई। एक, अब ऑब्वियस सी बात है, इससे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को यह समझ में आ गया कि वहां के लोग भी हमारे खिलाफ, तो उन्होंने फिर बल का प्रयोग करना शुरू किया और उन्होंने इनको लीडर मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। एक, मतलब उन्होंने बोला कि ये सब फर्जी है और हम इसको नहीं मानते। ठीक है, अब जब इन्होंने क्या किया, चुनाव परिणाम मानने से इनकार किया, ठीक है, तब ऑब्वियस सी बात है कि बंगाली लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। भाई जाहिर सी बात है ना, ये क्या करने लगे, एक तो इन्होंने युद्ध नहीं माना, एक तो उन्होंने अपना वो नहीं माना कि भाई हमारी वो थी। उसके अलावा जब पूर्वी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस को लेकर के कुछ होने लगा, तब फिर क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ने बंगाली लोगों पर ही अत्याचार शुरू कर दिया। ठीक है, तो बंगाली लोगों पर क्या करना शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू करने कर दिया। और इसके चलते शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषित कर दी 25 मार्च 1971 को। ये आपको याद रखना। तो बांग्लादेश बनने की जो इंडिपेंडेंट डेट दी थी वो दी गई थी 25 मार्च 1971। ठीक, ये चीज समझ में आई आपको। ठीक, अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी आर्मी भी कुछ ना कुछ करेगी। ठीक, तो जब ये चीजें चल रही थी तब उस टाइम पर पाकिस्तान ने 26 मार्च 1971 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्च लाइट। ये आपको ऑपरेशन याद रखना है। तो 26 मार्च 1971 को क्या चलाया गया, ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है, लोगों को, जो लोग भी इंडिपेंडेंस के फेवर में थे, सबको मारा, मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने मारना शुरू किया तो जाहिर सी बात है बांग्लादेशी भाग के किस तरफ आएंगे। ठीक है, तो भाग के वो किस तरफ आए, भारत की तरफ। ठीक है, तो भारत की तरफ भाग के आने लगे। अब इस टाइम पर हुआ क्या कि जैसे ही ये भारत की तरफ बढ़ने लगे तो यहां पर भोजन, पानी और छत छुपाने के लिए जगह कम पड़ गई। भाई खाना वाना छत छुपाने के लिए जगह तो देंगे ना। अब जैसे जैसे ये चीज बढ़ती गई, ठीक है, वैसे वैसे भारत का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता गया। क्योंकि भाई जो उस टाइम पर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को फोन किया और इनसे कहा कि सरकारी रूप में खजाना और जो शेल्टर है वो प्रोवाइड करा। ठीक है, सॉरी खाना और जो शेल्टर है वो प्रोवाइड करा। ठीक, तो ये ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया। इसके बाद बात करें इंडो बांग्ला कोऑपरेशन। अब देखिए जब हुआ क्या कि जब इंडिया ने भी बांग्लादेश के फेवर में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इनकी जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, ठीक है, और भारत की जो भारतीय सेना हुआ करती थी, इन दोनों ने मिल करके बांग्लादेश को आजाद कराया और पाकिस्तानी आर्मी को क्या कर दिया, खदेड़ दिया। ठीक है, मतलब बांग्लादेश को क्या करा लिया इन्होंने, आजाद करा लिया, और जो पाकिस्तानी आर्मी थी उनको क्या कर दिया, ढकेल दिया। समझ में आया आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। ठीक, तो पहला इवेंट तो ये था कि जो युद्ध था वो 3 दिसंबर 1971 को चालू हुआ। ठीक है, जहां पर पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया था। ठीक है, देखिए पाकिस्तान हमेशा से पहले अटैक करता रहा। ठीक है, हमेशा जब जब उसने युद्ध किया है उसने हमेशा पहले अटैक किया। ठीक, तो हुआ क्या कि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत का जो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, ठीक है, यहां पर कई सारे एयर बेसेस हुआ करते हैं। देखिए एयर बेस का मतलब होता है जहां पर हमारे लड़ाकू जहाज रखे जाते हैं। देखिए भारत अपने जो लड़ाकू जहाज है, ठीक है, जो वॉर के जो जहाज होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको इन्हीं सब एयर बेसिस में रखा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने
3 दिसंबर 1971 को पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के जो भारत के एयर बेसिस थे इन पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। ठीक, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो इस बात का विरोध कर रहा था कि भाई भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान को अपना मान रहे थे। ठीक है, तो उनको ये लगा कि भारत जो है वो हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहा है और इस कारण से पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। ठीक, इसके बाद बात करें, अब इंडिया जो है, ठीक है, अब देखिए इंडिया भी रिटेलिएट करेगा। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि इंडिया ने क्या करा, देखिए अब हो क्या रहा था कि वहां पर लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। और देखिए भारत जो है वो एक बहुत ही मानवीय देश है मेरे, ठीक है, तो भारत जो है वो बहुत मानवीय देश है। ठीक, तो इंडिया ने क्या किया, फिर हस्तक्षेप करना शुरू किया और बांग्लादेशी स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहा था उसको सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक, बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था उसको किसने सपोर्ट किया, भारत ने सपोर्ट किया। और भारत ने भी अपनी फोर्सेस को ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर, मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र था और जो पूर्वी क्षेत्र था, दोनों ही तरफ भारतीय भारत ने भी अपनी सेना को क्या कर दिया, भेज दिया। तो आपको ये याद रखना है। समझ में आया? ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, जब ईस्टर्न सेक्टर में घुसी तब इंडियन फोर्सेस ने किससे हाथ मिलाया, मुक्ति वाहिनी से। देखिए मुक्ति वाहिनी वहां ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, तो उनको ग्राउंड सिचुएशन बहुत अच्छे से पता थी। तो जब भारत की सेना वहां पहुंची तो मुक्ति वाहिनी के साथ कोऑर्डिनेशन के कारण इन्होंने एक अच्छा कैंपेन चलाया और पाकिस्तानी सेना को जो है वो एक तरीके से कहा दिया खदेड़ दिया गया। पाकिस्तानी सेना को क्या कर दिया गया, खदेड़ दिया गया और जमीन का एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक, देखिए ईस्ट पाकिस्तान ऐसे गया था पाकिस्तान के हाथ से। जब भारत की सेना और मुक्ति वाहिनी ये दोनों मिल गए तब इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी सेना को बहुत बुरी तरीके से हराया। ठीक है, और इवन पश्चिमी क्षेत्र जो था, वेस्टर्न क्षेत्र, यहां पर भी भारत की फोर्सेस क्या हो रही, धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब जब ये सब हो रहा था तब पाकिस्तान को बाद में समझ में आ गया कि भैया अगर हमने युद्ध नहीं रोका तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब फिर फाइनली आते आते 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है, पाकिस्तान की सेना ने, ठीक है, उस टाइम पर उनके एक जनरल हुआ करते थे आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के कागजात पर सिग्नेचर किए और इस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान जो था वो क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के कंट्रोल से हाथ से निकल गया और क्या बन गया, वो बांग्लादेश। ठीक, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे इसमें एक जो चीज आती है कि इंडिया का क्या रोल रहा युद्ध में, मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ रेफ्यूजीज। देखिए हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि जब वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी जब यहां पर ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही थी तब जाहिर सी बात है जान बचाने के लिए लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग किस तरफ भाग आए, इंडिया की तरफ। तो रेफ्यूजीज जो थे इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो मिलियंस ऑफ बंगाली सिविलियंस बिगेन फ्लीपिंग टू इंडिया फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। मैंने आपको बताया था पाकिस्तानी सेनाओं के अत्याचारों अत्याचारों से लाखों जो बंगाली नागरिक थे वो भारत भागने लगे। ठीक, इसके अलावा क्या हुआ, अब देखिए भारत पर जब वो भागे और भारत में पहुंचे तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा शरणार्थी बढ़ेंगे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और सोशल बर्डन भारत पर ही पड़ने वाला था। भाई उनको खाना दो, पानी दो, शेल्टर दो। भाई शरणार्थी हैं तो खाना दो, पानी दो, शेल्टर दो। अब ये मुफ्त में तो आता नहीं है। ठीक, तो इकोनॉमिक और सोशल बर्डन भारत पर बहुत ज्यादा। इन शरणार्थियों की बड़ी संख्या ने भारत पर भारी आर्थिक और सामाजिक बोझ डाल दिया। अब इससे हुआ क्या, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है, देखिए भारत क्या कर रहा था, जितने भी बांग्लादेशी फाइटर फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और उनको जो भी चीजें चाहिए थी वो भारत प्रोवाइड कर रहा था ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कॉज, मतलब मानवता सहायता के कारण।
ठीक है, सिद्धांतों के चलते। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज के कारण भारत जो है वो मदद करता रहा। ठीक, अब इससे हुआ क्या? अब फाइनली दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक लॉन्च करी इंडिया पे, जिसमें रिस्पांस में करते हुए इंडिया ने भी एक फुल स्केल मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्ट किया ईस्ट पाकिस्तान में। देखिए, जब पाकिस्तान की सेना ने भारतीय एयर बेसिस पर आक्रमण किया, तब इन्होंने क्या किया? भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में पूर्ण पैमाने पर सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर दिया। अब जब इनको ये लगा कि ये नहीं मानने वाले हैं, तब इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पर अपना इफेक्ट चालू कर। क्लियर है? ठीक, अब हम इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है, उस टाइम पर इनके एक लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी। ठीक है, तो आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी जो थे, इन्होंने सिग्नेचर किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर। तो 16 दिसंबर 1972 को जो पाकिस्तान की सेना थी वो हार गई, सरेंडर कर दिया। इसके अलावा बात करें तो इससे रिजल्ट हुआ क्या? अब जो ईस्ट पाकिस्तान था वो फाइनली 16 दिसंबर 1971 के बाद से क्या कहलाने लगा? बांग्लादेश का। ठीक है, तो एक अलग इंडिपेंडेंट देश, ठीक है, मतलब कि एक अलग जो था, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्र, ये बना दिया गया बांग्लादेश को ऑन 16 दिसंबर 1971। ठीक है, क्योंकि ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, इनकी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी ढाका, वहां पर क्या कर लिया था? सरेंडर। ठीक है, और जो पहले ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी, वो आज भी बांग्लादेश की वही राजधानी है, वो है ढाका। ठीक है, तो जब ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उस टाइम पर भी इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? ढाका। समझ में आया आपको? ठीक, अब इसके अलावा मैंने आपको बताया तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। 93,000 सैनिक क्या कर लिए गए थे? बंदी बना लिए गए थे। और फिर जब ये जो है क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए गए, ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया? इन लोगों को छोड़ा गया। ठीक है, तो ये इस युद्ध का परिणाम निकला। ठीक है, अब हम इस युद्ध के थोड़े इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि इस युद्ध का इंपॉर्टेंस क्या रहा, या हम कहें महत्व की बात करें। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस, या हम कहें महत्व की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या रहा? एक तो भैया बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो जो सबसे जरूरी आउटकम था वॉर का, ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का निर्माण था। ठीक है, तो बांग्लादेश के निर्माण के रूप में इसको बनाया गया। एंडिंग ईयर्स ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बंगालीज इन ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और इन्होंने सदियों से चली आ रही उत्पीड़न और भेदभाव को ईस्ट पाकिस्तान में अंत किया बंगालियों के खिलाफ। ठीक, तो एक तो बांग्लादेश बन गया। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या रहा? इम्पैक्ट ऑन इंडिया पाकिस्तानी रिलेशंस। द वॉर फर्दर स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, which contributed to a wider context of hostility between the two countries। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, जब भी कभी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसका परिणाम कुछ भी आए, लेकिन वो दोनों देशों के लिए सही नहीं होता। ठीक, तो हुआ क्या कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब पाकिस्तान ने भले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कर दिए, लेकिन पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो अभी तक इस बात को, इस ह्यूमिलिएशन को नहीं भूल पाई कि उनको भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़े। देखिए, होता क्या है, आप युद्ध में एक बार हारे ना, तो ये जीवन भर के कहने के लिए हो जाता है कि साहब आप युद्ध हारे थे, आपने घुटने टेके थे। वही पाकिस्तान के साथ भी। एक पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा। ठीक, अब हुआ इससे दोनों देशों के बीच में क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया। ठीक, इसके अलावा बात करें तो कई सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए। ठीक है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, इन्होंने मध्यस्थता करी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? कन्फ्लिक्ट को क्या किया? खत्म किया। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ सॉवरेन नेशन। देखिए, बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय समुदायों से भी एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, और इसी में इंडिया जो था वो सबसे पहला देश था
जिसने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे बांग्लादेश के साथ। तो मतलब डिप्लोमेटिक टाइज अगर हम बात करें तो दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज होती है। ठीक, अब डिप्लोमेटिक टाइज को आपके जो भारत ने, ठीक है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जोड़े गए भारत के द्वारा। ठीक, तो इस तरीके से 1971 का युद्ध समाप्त हुआ। देखिए 1971 का युद्ध अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडो पाकिस्तानी रिलेशन। देखिए 1971 का जो युद्ध हुआ ये साउथ एशिया के लिए ऐतिहासिक घटना थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच में महत्वपूर्ण प्रभाव इसका पड़ा, संबंधों। इसके अलावा बात करें द वॉर वॉज फॉट बिटवीन बंगाली पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान एंड, ठीक है, देखिए इस युद्ध ने क्या किया, इस युद्ध ने बंगाली लोगों के अधिकार, ठीक है, देखो बंगाली लोग जो थे, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ये पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों के अधिकारों के लिए देयर राइट्स, ठीक है, तो देयर राइट्स, ठीक है, उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, मतलब अपने उसके लिए लड़ाई लड़ी, हक के लिए लड़ाई लड़ी, और आत्मनिर्माण निर्णय के संघर्ष में एक निर्णायक क्षण था। ठीक है, मतलब इनके राइट्स के लिए ये एक डिसाइसिव पल था। ये पॉइंट गलत लिखा है, आप इस पॉइंट को मिटा दीजिएगा। बस आपको यहाँ पर इतना एक पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट गलत लिखा है, ठीक है, इस पॉइंट को हटा करके आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये एक तरीके से लड़ाई जो थी वो बंगाली लोगों के अधिकारों के लिए थी। ठीक, तो इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद, इस युद्ध के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ रहे थे। अब एक टाइम जब युद्ध हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू होती है, ठीक है, और ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो है शिमला एग्रीमेंट। ये देखिए शिमला एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ 1972 में। ठीक, तो 1972 में शिमला समझौता हुआ, ठीक है, ये एक द्विपक्षीय समझौता था, ठीक है, जो 2 जुलाई 1972 को, ये डेट आपको याद रखनी है, 2 जुलाई 1972 को, ठीक है, इन दोनों ने नेताओं ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। ठीक, अब आपको जो ये फोटो में नजर आ रहे हैं, ठीक है, फोटो में अगर मैं बात करूं तो जो नजर आ रहे हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ये नजर आ रही होंगी इंदिरा गांधी जी, जो उस वक्त तत्कालीन भारत देश की प्रधानमंत्री थी। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये उस टाइम पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उस टाइम पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर किए गए। ठीक, तो अब शिमला में आपको ये याद रखना है, शिमला समझौता एक तो 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए, और जुल्फिकार अली भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी में ये पैक्ट तय हुआ। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, देखिए 1971 के वॉर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस थे वो सामान्य नहीं थे, जनरल नहीं थे। लेकिन क्या होना था, धीरे धीरे अपने को रिलेशंस को क्या बनाना पड़ता है, थोड़ा सा सुगत बनाना पड़ता है। तो दोनों ही देशों को ये लगा, ठीक है, कि आपस में एक दूसरे से बैठ के बातचीत करके, ठीक है, और एक दूसरे के संबंधों को सामान्य और सुधारने का प्रयास किया जाए। तो इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट किया, ठीक है, ठीक है, तो रिलेशंस जो थे आपस में बिगड़ने के कारण फिर ये शिमला एग्रीमेंट क्या किया गया, साइन किया गया। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें तो इस समझौते में क्या क्या दिया हुआ था, ठीक, ये जो एग्रीमेंट था इसमें क्या क्या दिया हुआ था, तो सबसे पहली बात तो दोनों देश, जो दो देश हैं इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों ही देश एक दूसरे की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, रीजनल क्षेत्रीय अखंडता, और इसके अलावा इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस,
राजनीतिक स्वतंत्रता के सम्मान पर जोर दिया। ठीक, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, हम उनके मामले में नहीं बोलेंगे, और हम इंडिपेंडेंट है तो हमारे मामले में भी वो नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ ये? ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों देशों ने ये भी तय किया आपस में एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे के खिलाफ फोर्स का प्रयोग कम से कम करेंगे, मतलब करने का प्रयास करेंगे कि भाई फोर्स का यूज ना हो। ठीक है, मतलब बल प्रयोग से परहेज करेंगे, और लोकल लेवल पर शांति और सहयोग, ठीक है, पीस एंड कोऑपरेशन, ठीक है, पीस एंड कोऑपरेशन, इसके दिशा में काम करेंगे। ठीक, तो जो मूल सिद्धांत थे वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी, ठीक है, एक दूसरे का जो रीजनल है, और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंस है दोनों की, इसका सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा दोनों में विवाद को निपटाने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, बल का प्रयोग ना किया जाए, और शांति और जो सहयोग है उसके दिशा में जो भी काम हो सकते हैं वो किए जाए। ठीक, ठीक, और इस जो शिमला एग्रीमेंट था, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, मतलब कि जो युद्ध बंदी हुआ करते, देखिए जब भी कभी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, और अगर दूसरे देश की आर्मी ने गलती से किसी देश की आर्मी के व्यक्ति को पकड़ लिया, ठीक, तो उसको कहा जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध के समय पर पकड़ा गया सैनिक। ठीक है, तो ऐसे भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, जिसको प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा गया। अब इसके बाद जब ये शिमला समझौता हुआ, तब फिर भारत को उन 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को क्या करना पड़ा, वापस भेजना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, अब इसमें जो समझौता हुआ शिमला एग्रीमेंट में, इसमें भी नियंत्रण रेखा, ठीक है, जो एलओसी थी, मैंने आपको बताया था एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो एलओसी हुआ करती थी, इनको भारत और पाकिस्तान ने वास्तविक सीमा के रूप में भी मान्यता दी थी। मतलब जो अभी की जो स्थिति है, एलओसी जो है, उनको बॉर्डर मान लिया गया भारत और पाकिस्तान के द्वारा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो विवाद तो सुलझाना ही था, इसके अलावा वार्ताएं भी हो, ठीक है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हम दोनों देश एक दूसरे के लिए काम कर सके। ठीक है, ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो जो लड़ने वाले मुद्दे थे, ठीक है, उनको दूर रखा गया। ठीक है, जैसे कश्मीर का मुद्दा था, ठीक है, इनका इसमें इसमें यह भी तय हुआ कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, मतलब जो कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर के हम आमने सामने बैठ के बात करें। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस एग्रीमेंट पर यह भी साइन हुआ कि भाई इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर के एक दूसरे से बैठ के बात करें, एक दूसरे से शांतिपूर्ण तरीके से क्या करें, बात करें। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो और भी चीजें थी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच में जब वॉर चल रहा था, तो दोनों देशों के बीच में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई नहीं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जब नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान होता है लोगों को। ठीक, क्योंकि भाई बहुत सा सामान हमारे देश का है जो वहां जाता है, और बहुत सा उनका सामान है जो हमारे देश में आता है। ठीक, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर बंद हो गई थी, इसको फिर से चालू किया गया। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट में एक बार फिर से इस बात को माना गया कि भैया अर्थव्यवस्था और बिजनेस मॉडल में अगर हम बात करें तो हमें इन रिश्तों में सामान्यता लानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए अगर, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि हस्ताक्षर किसने किसने किया था। ठीक, तो इंदिरा भारत की तरफ से थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से उनके राष्ट्रपति हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें तो जो शिमला समझौता था या शिमला एग्रीमेंट था, ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है, खासकर कश्मीर विवाद पर उनके दृष्टिकोण के संबंध में। तो ये जो शिमला समझौता हुआ था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज हुए थे। ठीक है, जिसमें कश्मीरी विवाद को लेकर भी क्या हुआ था, दिक्कतें आई थी। ठीक है, तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया।
और इसमें यह भी तय किया कि दोनों देश जो है वो आपस में वार्ता करेंगे और बातचीत के लिए मंच तैयार किए जाएंगे कि भाई हमारी आपस में क्या हो सके, बातचीत हो सके। ठीक है। आप इतना बड़ा समझौता होने के बावजूद आप सोचिए, शिमला समझौता होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के आज की डेट में भी कश्मीरी क्षेत्र को लेकर तनाव बना हुआ है। ठीक। तो ये था शिमला एग्रीमेंट। ठीक। तो शिमला एग्रीमेंट के पॉइंट्स हम जल्द से जल्द देख लेते हैं। ठीक। मैंने आपको क्या बताया शिमला एग्रीमेंट में? शिमला एग्रीमेंट एक बाईलैटरल एग्रीमेंट था जिसमें भारत और पाकिस्तान को सिग्नेचर किया गया 2 जुलाई 1972 को। ठीक है। फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, मतलब भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें 1971 के, ठीक है, उस पे बाई एक कहा जाए द्विपक्षीय समझौता, बाईलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया। इसमें बात करें, द गवर्नमेंट वाज साइंड इन शिमला, द एग्रीमेंट वाज साइंड इन शिमला, अ सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जुल्फिकार अली भुट्टो को भारत की प्रधानमंत्री उस वक्त की तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने बुलाया अपने, मतलब, और यहाँ पर शिमला में बुलाया ताकि शिमला में क्या हो सके, समझौता हो सके। इसके अलावा बात करें तो इस समझौते के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया रिश्तों में नॉर्मलाइजेशन लाया जाए और रिश्ते सुधारने की कोशिश की जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1971 के युद्ध के बाद। इसके अलावा बात करें तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या थे? तो एग्रीमेंट जो था वो ये कहता था कि आप लोगों को एक दूसरे की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है, इनमें अपना नाम जो है वो लेकर के जाना चाहिए था। इसके अलावा बात करें, दोनों कंट्रीज ने एक बात पर और सहमति बनाई कि भाई दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए वो बातचीत से सुलझाएंगी। इसके अलावा बात करें रिटर्न ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, देखिए शिमला एग्रीमेंट में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, ठीक है, दोनों साइड्स के, उनको रिलीज कर दिया गया इन दी 1971 कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। इसके अलावा बात करें, सीज फायर लाइन बनाई गई कश्मीर में। देखिए इस एग्रीमेंट के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही, ठीक है, जो कश्मीर की जो सीज फायर लाइन है, ठीक है, इसको डी फैक्टो बॉर्डर बना दिया इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान का डी फैक्टो बॉर्डर बना दिया गया। इसके अलावा बात करें तो बायलैटरल डायलॉग, द शिमला एग्रीमेंट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायलैटरल डायलॉग एंड पीसफुल मीन्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक। तो देखिए डिस्प्यूट को और मैटर को सॉल्व करने के लिए इतनी बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट ने जो है एम्फेसाइज किया और बताया इंपॉर्टेंस को कि डिस्प्यूट जो है दोनों देशों के बीच में उसको शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व किया जाए और डायरेक्ट नेगोशिएशन हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। ठीक, मतलब डायरेक्ट आपस में बातचीत हो कश्मीर को लेकर। इसके अलावा बात करें तो एक दूसरे, ये दोनों ही देश किसकी किसकी वो करेंगे, द टू कंट्रीज अग्री टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया कि जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके सिद्धांत और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को अच्छे से वो करेंगे, अब मानेंगे। इसके अलावा मैकेनिज्म को रिव्यू किया गया, द एग्रीमेंट इंक्लूड अ क्लॉज दैट अलाउड फॉर पीरियोडिक मीटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑन वेरियस इश्यूज एंड बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट। देखिए हुआ क्या, अब धीरे धीरे क्या होने लगी, मुलाकातें होने लगी दोनों देशों के बीच। ठीक है, तो अब इसको, इसके जरिए जो काम हो रहे थे, जो प्रोग्रेस चल रही थी उस पर रिव्यू करने के लिए बार बार क्या होने लगी, बायलैटरल मीटिंग। इसके अलावा बात करें, नेगोशिएशन शुरू हुए, कश्मीर इशू पर भी बातचीत शुरू हुई और शांति बनाए रखने की फ्यूचर में अपील की गई। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस को भी दोनों देश एक दूसरे के लिए मानने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि देखिए देश में आपस में युद्ध जरूर हो जाता है लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा हालत खराब होती है अर्थव्यवस्था। तो इसीलिए उसके बाद से क्या होता है, अर्थव्यवस्था को तुरंत चालू कर दिया जाता है जिससे कि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो ना हो। इसके अलावा हम बात करें कमिटमेंट टू पीस, मैंने आपको बताया भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के प्रति पीसफुल और कोऑपरेशन करने की बात की इन ट्रेड, कल्चर एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसके अलावा बात करें, मैंने आपको बताया था शिमला एग्रीमेंट को साइन करने वाले कौन कौन थे, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो। इसके अलावा बात करें, शिमला एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, स्पेशली विद रिगार्ड टू देयर अप्रोच टू द कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक है, तो शिमला एग्रीमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए। इसके अलावा बात करें, इट सेट द स्टेज फॉर अ बायलैटरल डायलॉग एंड नेगोशिएशंस ऑन वेरियस इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज, ऑल्दो प्रोग्रेस हैज बीन स्लो एंड कंट्रोवर्शियल एट टाइम्स। देखिए, इन दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर अब द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई। ठीक, और बातचीत के मंच तैयार होने लगे। ठीक है, हालांकि कई बार प्रगति क्या रही इसकी, धीमी रही, मतलब जो प्रोग्रेस थी वो स्लो थी, और इसके अलावा जो थी कई बार कंट्रोवर्शियल भी थी। ठीक, इसके अलावा बात करें, डिस्पाइट दिस शिमला एग्रीमेंट, इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यू टू फेस टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग द इन द कश्मीर रीजन। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में आज भी टेंशन बना हुआ और आपस में लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो शिमला एग्रीमेंट हो जाने के बाद इस पे कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। द एग्रीमेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग एंड पीसफुल बट डिड नॉट लेड टू अ कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन ऑफ लैंड स्टैंडिंग इशू, लॉन्ग स्टैंडिंग इशू बिटवीन द टू कंट्रीज। देखिए, एग्रीमेंट ने बातचीत और शांतिपूर्ण के महत्व को रेखांकित तो कर दिया था, लेकिन दोनों देश के बीच लंबे समय से चली आ रही सबसे व्यापक मुद्दा जो है उसका कोई हल नहीं निकला। ठीक, तो ये था शिमला एग्रीमेंट। तो आई होप कि आपको इंडिया पाकिस्तान का युद्ध समझ में आया 1971 का, और इसके बाद हुआ शिमला एग्रीमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको जितने भी इवेंट्स हैं सारे समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद हम अगला जो इवेंट पढ़ने वाले हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो लोकतंत्र के हिसाब से जिसको काला अध्याय या ब्लैक डे माना जाता है, वो है इमरजेंसी। 1975 से लेकर के 77 के बीच में भारत में इमरजेंसी लगाई गई। ठीक, उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और इसकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।